अगर आज के टाइम में देखा जाए तो विश्व भर में डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड दो ही तरीके के रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हेडलाइन में चल रहे हैं। पहला क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, दूसरा सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड। पैसों के इन दो डिजिटल फॉर्म्स ने फाइनेंस के फ्यूचर, मॉनेटरी सिस्टम और नेचर ऑफ करेंसी पर गहन बहस छिड़ी है। एग्जैक्टली ये सीबीडीसीज और क्रिप्टो करेंसीज है क्या, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं और इन दोनों के बीच जो सिमिलरिटीज हैं वो क्या क्या हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप A to Z सब कुछ जानेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये जो भारत के सीबीडीसी यानी ई रूपी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बात करें अगर क्रिप्टो करेंसीज की तो सबसे पहला नाम आता है बिटकॉइन का। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज बनी, लेकिन जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो बिटकॉइन थी। ऑन द डेट 18 अगस्त 2008 को पहली बार बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इसके करीब 2 महीने बाद 31 अक्टूबर को एक पेपर लिंक के जरिए सातोशी नाकामोटो ऑथराइज्ड बिटकॉइन का नाम सामने आता है। जो बिटकॉइन का मिस्टीरियस क्रिएटर था, उसने 2008 के व्हाइट पेपर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिवील किया और साथ ही में ये मेंशन किया कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर क्रिप्टो करेंसीज मार्केट की बैकबोन कही जाएंगी। मैंने मिस्टीरियस वर्ड क्यों यूज किया ये आपको आगे बताऊंगा। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल लेजर अकाउंट होता है जिसे इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स में रिप्लिकेट या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या यूँ कहें इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद आता है जनवरी 2009 जिसमें बिटकॉइन को ऑफिशियली पहली बार लॉन्च किया जाता है। इसे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के ग्रुप के थ्रू इसके स्यूडोनेम सातोशी नाकामोटो के अंडर लॉन्च किया जाता है। और बिटकॉइन को लॉन्च करने वाले सातोशी नाकामोटो की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो आज तक वेरीफाई नहीं की जा सकी है और इसके बारे में कोई रिटन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं। इसीलिए मैंने मिस्टीरियस क्रिएटर वर्ड यूज किया। जनवरी 2009 में बिटकॉइन को लॉन्च करने के बाद उन्होंने 11 मिलियन बिटकॉइंस की माइनिंग की या प्रोडक्शन किया। इसके बाद 2010 में वो डिसअपीयर यानी गायब हो गए और उन्होंने बिटकॉइन के डेवलपमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेविन एंडरसन, जिन्हें फॉर्मली ग्रेविन बेल के नाम से जाना जाता है, उन्हें सौंप दी। ग्रेविन बेल ने बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज विजन के साथ डेवलप किया। सेंट्रलाइज कहने का मतलब इसके ट्रांजैक्शन के बीच कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, सर्वर, स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व नहीं होता। इसका ट्रांजैक्शन पीर टू पीर प्रोसेस या यूँ कहें एंड टू एंड प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें लेन देन करने वाली पार्टियां सीधे बिना किसी थर्ड पार्टी या सेंट्रल अथॉरिटी के इंटरफेयर के बिना ट्रांजैक्शन को कंफर्म करती हैं। धीरे धीरे टाइम बीता और 2010 के मिड से कुछ बिजनेसेस ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। देखिए, बिटकॉइन का जो पहला रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन था वो डेट 22 मई 2010 को हुआ था और उस दिन को पिज्जा डे के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे किसी और नाम से भी मनाया जा सकता था, लेकिन पिज्जा डे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला ट्रांजैक्शन पिज्जा के बदले किया गया था। कॉइनडेस्क के एनालिस्ट और कम्युनिस्ट जॉर्ज कैलोडिस लिखते हैं, 22 मई 2010 को लाज़लो हैनेज ने जेरेमी स्टर्डीमैन को 2 पापा जॉन्स पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन पे करते हैं, जो कि हैनेज के घर पे डिलीवर हुआ था। ये पापा जॉन्स पिज्जा एक पिज्जा बनाने वाली कंपनी का नाम है। और साथ ही साथ वो ये भी लिखते हैं कि वह आदमी मूर्ख था जिसने 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन पे किए। यदि आज वो बिटकॉइन रखे होता तो उसके पास $270 मिलियन होते। अगर आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो लगभग उसने $271 मिलियन खर्च किए, बदले में उसे सिर्फ 2 पिज्जा मिले। यहाँ तक हमने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में अच्छे से जान लिया है। देखेंगे कि ये एग्जैक्टली सीबीडीसी क्या है। देखिए, ये सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी डिजिटल करेंसी का ही एक टाइप होता है, लेकिन इसे ऑफिशियली किसी देश की सेंट्रल बैंक द्वारा उस देश के गवर्नमेंट के देख रेख या एक्सेप्टेंस के साथ जारी करता है। और इसके पीछे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी एक डिजिटल करेंसी ही है। बस ये ऑफिशियली गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस के साथ किसी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो लॉन्च करता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में नोट्स का सिलेक्शन सेंट्रल बैंक करती है और लाइकली उन बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटेट किया जाता है जो कि क्विक ट्रांजैक्शन का सिस्टम रखते हैं। अब देखते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है और ये जो सीबीडीसी है, इनके बीच सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। इनकी जो पहली सिमिलैरिटी है, सीबीडीसी एंड क्रिप्टो बोथ आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दूसरी, बोथ आर वर्चुअल एसेट, ये दोनों एक वर्चुअल एसेट हैं। तीसरा, बोथ आर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड, यानी कि ये दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एल्गोरिदम का यूज करते हैं। और वही बात करें सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसीज के बीच डिफरेंस की, जो सीबीडीसी होती है वो किसी देश की सेंट्रल बैंक के थ्रू रन कराया जाता है और ट्रैकिंग भी उसकी देख रेख में सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी जनरली उनको प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल के थ्रू रन कराया जाता है और कंट्रोल भी उन्हीं के थ्रू किया जाता है। इनमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई इंटरफेयर नहीं होता। दूसरा, सीबीडीसी पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड होता है। इसके ट्रांजैक्शन को उस देश के सेंट्रल बैंक के थ्रू ट्रैक किया जाता है और सारे ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक की निगरानी में होते हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है। इसके कहने का मतलब इसमें ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जाता और इसमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी का इंटरफेयर नहीं। तीसरा, सीबीडीसी किसी देश के फिएट करेंसी का डिजिटल फॉर्म होता है। फिएट करेंसी किसी देश की सेंट्रल बैंक के थ्रू ऑपरेट की जाने वाली पेपर करेंसी को कहते हैं, जैसे भारत की फिएट करेंसी रुपये को माना जाता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होता है। चौथा, जो सीबीडीसी है उसके ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जा सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के बीच ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं किया। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन सेंट्रल बैंक की देख रेख में होता है, इसीलिए इसमें इलीगल एक्टिविटी होने की कोई संभावना नहीं। जबकि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर यानी एंड टू एंड प्रोसेस के थ्रू होते हैं, इसीलिए इसमें इलीगल एक्टिविटीज होने की संभावना ज़्यादा होती है। आई होप कि आप यहाँ तक क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, अब बात आती है ई रूपी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी को एज द सीबीडीसी के रूप में जनवरी 2017 में इसका मॉडल प्रपोज किया था और ई रूपी को 1 दिसंबर 2017 को लॉन्च कर दिया। अब वही बात करें इसके इम्पोर्टेंस की कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जैसे जैसे डिजिटल करेंसी मार्केट में रेगुलेट होंगी वैसे वैसे पेपर करेंसी की ज़रूरतें कम होंगी और उन पर डिपेंडेंसी थोड़ा घट जाएगी। गवर्नमेंट को जो पेपर करेंसी को प्रिंट करने के लिए जो कॉस्ट लगती थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शंस और सिक्योर हो जाएंगे। ई रूपी के पूरी तरह लॉन्च होने के बाद ब्लैक मनी स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर ट्रांसफर पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की पैनी नज़र होगी।